श्री प्रकाश शुक्ल की कहानी शुरू हुई थी गोरखपुर में। वो शहर जिसका नाम रखा गया था गोरखनाथ पीठ पर, वो शहर जो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है। गोरखपुर ने ही भारत को फिराक गोरखपुरी और राम प्रसाद बिस्मिल जैसी शख्सियतें भी दी हैं। गोरखपुर की धरती उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर्स और अपराधियों के कारनामों की गवाह भी रही है। एक जमाने में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच चल रही प्रतिद्वंदिता ने इस शहर को शिकागो ऑफ द ईस्ट और स्लाइस ऑफ सिसिली का नाम दिलवा दिया था। लेकिन तभी इसी शहर के एक लड़के ने अपराध के सारे समीकरण गड्ढमड्ढ कर दिए। उसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ल। श्री प्रकाश को अच्छे खाने और बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था। दिल्ली पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक और बाइटिंग द बुलेट पुस्तक के लेखक अजय राज शर्मा बताते हैं, श्री प्रकाश शुक्ला एक टीचर का लड़का था। कोई बहुत संपन्न परिवार का नहीं था। कुछ कुश्ती लड़ने का शौकीन था। उसके बाद एक दिन अपनी बहन के संग वो बाजार में जा रहा था, तो एक तिवारी लड़का था, वो कुछ दिल फेंक टाइप आदमी था। उसने सीटी बजा दी इसकी बहन की तरफ, और जब उसने मुड़ के देखा तो कुछ से कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिससे कि शुक्ला अपने आपे के बाहर चला गया। उसने दौड़ के उसको पकड़ा और पकड़ के उसको गिरा लिया नीचे, और फिर बहुत ही मारा। इतना मारा कि वो मर गया। टीनेजर था। उसने सोचा कि अब मैं जेल जाऊंगा, तो वो वहां से निकल गया। उसके बाद वो भाग गया हिंदुस्तान के बाहर और बैंकॉक चला गया। कुछ दिन वहां रहने के बाद जब लौटा हिंदुस्तान, तो उसका मन था कि जिसे कहते हैं गुड लाइफ, उसमें पड़ जाऊं। और बिहार से सटे हुए गैंग थे और कुछ माफिया थे जो कि प्रभावित करते थे इन लड़कों को। तो वहां पे एक बहुत मशहूर था, उसके चक्कर में ये आ गया। और क्योंकि ये लड़का बड़ा कुछ दमदार था, तो उसने इसको पसंद किया। और उसके बाद ये कोई गैंग में तो शामिल नहीं हुआ, मगर हर वक्त तड़प रहा था कि मैं किसी ऐसे गैंग में शामिल हो जाऊं कि काफी ऊंचाई पे एकदम से पहुंच जाऊं। उस समय उत्तर प्रदेश के अपराध जगत में दो लोगों का बहुत नाम था, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही। श्री प्रकाश शुक्ल ने तय किया कि अब से अपराध की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उसका डंका बजेगा। समय था 1997 का। श्री प्रकाश शुक्ल के आपराधिक जीवन को नजदीक से देखने वाले और इस समय बरेली रेंज के डीआईजी राजेश पांडे बताते हैं, जनवरी 97 में सबसे बड़े लॉटरी व्यवसायी विवेक श्रीवास्तव को लाटूश रोड पे, बड़ा बिजी इलाका है लखनऊ का, उसे 25-30 गोलियां मारी शाम को उसने, और उसकी डेथ हो गई। बड़ा हल्ला मचा। और इसी बीच 10 दिन बाद ही आलमबाग में ट्रिपल मर्डर हो गया, वो भी ठीक चौराहे पर, टेरी पुलिया जगह का नाम है। फिर 31 मार्च को वीरेंद्र शाही जी की हत्या हो गई। स्कूल के पास उस दिन रिजल्ट डे था। 400 बच्चे, 400 उनके पेरेंट्स, सब वहीं मौजूद, और वहीं पर उलट पलट के उसने पैरों से उलट के मुंह में, आंखों में, सीने पे, ये कंफ्यूजन हुआ कि हार्ट बाईं तरफ है कि दाहिनी तरफ है, तो 5 बाईं तरफ मार दी, 5 दाहिनी तरफ मार दी। दिन के 10:30 बजे। आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी दहशत हो गई होगी उस समय इस क्रिमिनल की। रही सही कसर मई में ही जो वहां के लखनऊ के सबसे बड़े बिल्डर थे उस समय, मूल राज अरोरा, इनको हजरतगंज में इनके ऑफिस से गन पॉइंट पर किडनैप किया गया, और फिर इसका रैंसम वसूली गई जो करीब 2 करोड़ के आसपास थी। श्री प्रकाश शुक्ल यहाँ पर ही नहीं रुका। 1 अगस्त 1997 को उसने उत्तर प्रदेश विधानसभा के पास दिलीप होटल में 3 लोगों को गोली से उड़ा दिया। विधानसभा चल रही थी। विधानसभा से 200 मीटर की दूरी पर एक दिलीप होटल था। दिलीप होटल में ये घुस गए 3-4 बदमाश। वहां इन्होंने उसके भीतर AK-47 से 100 के ऊपर फायर किए। उन गोलियों की तरतराहट विधानसभा तक सुनाई पड़ी। शुक्ला के आपराधिक जीवन का सबसे बड़ा दुस्साहस ये था कि उसने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या के लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी ली। एक दिन मेरे पास वहां सूचना आई सीतापुर में कि चीफ मिनिस्टर साहब आज शाम को आपसे मिलना चाहते हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब कमरे में अपने हल्के हल्के टहल रहे थे। मैंने देखा कि उनकी शक्ल सूरत से भी वो कुछ घबराए से लग रहे। तो मैंने कहा, सर क्या बात है? तो कहने लगे, भाई ये श्री प्रकाश शुक्ला ने ऐसा उधम मचाया है कि मेरी सरकार के लिए ये बहुत नासुर बन गया है। रोज ये क्राइम करता है, और ऐसे क्राइम करता है कि जो खाली हर अखबारों में छपता है हेडलाइन में। रोज असेंबली में मुझे इसका जवाब देना पड़ता है। मैंने कहा, इतने परेशान आप हैं, खाली इससे तो नहीं होंगे, ये तो आपके लिए रोज समस्याएं इधर उधर की पैदा होती। कहने लगे, नहीं सही कह रहे हो, मैं तो दूसरे कारण से ज्यादा परेशान हूँ। तो मैंने कहा, सर बताइए मुझे क्या बात है?
कहने लगे कि मेरी जान खतरे में आ गई है और इसी श्री प्रकाश शुक्ला की वजह से आई है। इसने एक सुपारी ले ली मेरे लिए, 5 करोड़ रुपए की सुपारी है और मुझको मालूम है कि इस गैंग के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि सारी सिक्योरिटी तोड़कर ये घुस के मुझे मार दे। तो मैंने कहा ये मामला तो बहुत सीरियस है, इसलिए इसी वास्ते आपको बुलाया गया है और कल को आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का फिर से चार्ज ले लीजिए। तो मैंने कहा साहब मुझे मंजूर है, जो आपने मेरे से कहा मैं कल चार्ज ले लूंगा, मगर मेरी आपसे एक दरखास्त। कहने क्या? मैंने कहा मुझे एक छोटी सी यूनिट नई जिसके बारे में मैंने सोचा है वो सैंक्शन कर दीजिए और अभी कर दीजिए, क्योंकि कल मुझे चार्ज देना। श्री प्रकाश शुक्ल को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसका प्रमुख अजय राज शर्मा को बनाया गया। इसमें उस समय के लखनऊ के एसएसपी अरुण कुमार और सीओ हजरतगंज राजेश पांडे को भी शामिल किया गया। इस यूनिट के सभी सदस्य 35 साल से कम उम्र के थे। मैंने कहा ये सब छांट के लूंगा मैं यूपी भर से, भर्ती नहीं करूंगा, पर जिन अफसरों को मैं जानता हूं, जिन पर मैं विश्वास कर सकता हूं, तो ये शुरुआत थी एसटीएफ की। ऑपरेशन के लिए 10 टाटा सूमो कारों का ऑर्डर दिया गया और श्री प्रकाश शुक्ल के मूवमेंट पर नजर रखी जाने लगी। पुलिस की गाड़ी सब पहचान जाती है, तो हमने वो गाड़ी ली जो किसी पुलिस के पास इंडिया में नहीं थी। उस वक्त नई टाटा की आई थी एक गाड़ी, और वो जैसे आज की एसयूवी है ऐसी गाड़ी थी। तो मैंने कहा सब एक कलर की खरीदो, तो 10 सफेद रंग की ऑर्डर की और उसमें कोई नंबर प्लेट नहीं थी ताकि मालूम न रहे कि इसकी गाड़ी है। फिर तो ये था जैसे कि श्री प्रकाश शुक्ला का खबर हो गई कि यहाँ है, हमें मिला नहीं, हम गए वहां, तस्दीक हुआ कि ये यहीं था अभी कुछ घंटे पहले। तो वहां से हम उसके पीछे लगेंगे और चलते ही रहेंगे कि जब तक उससे कांटेक्ट ना हो जाए हमारा। वो जहां जहां जाएगा हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में कई जगह जाता था, दार्जिलिंग तक पहुंच गया, कैलकाटा पहुंच गया, तो सब जगह पे हम उसका पीछा करते थे। जैसे पुलिस के लिए है ना पाबंदी की फलानी जगह से पेट्रोल लेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं, वो पेट्रोल लेंगे, हम बिल रखेंगे, जब लौटेंगे लखनऊ तो हम उनको पेमेंट कर देंगे पूरा। ऐसे ही जहां ठहरेंगे अपना खर्चा करेंगे, खाने पे खर्चा करेंगे, आके हमसे रुपए ले लेंगे। और डीआईजी से कम में कोई फ्लाई नहीं कर सकता था पहले, तो मैंने स्पेशल परमिशन ली कि सिपाही भी हमारा फ्लाई करेगा। मैंने पूरी पावर ले ली कि एक सिपाही को आज मुझे भेजना है दिल्ली इमीडिएट, तो जाएगा, टिकट लेगा, जाएगा, आके उसका रिफंड हो जाएगा। एसटीएफ के पास श्री प्रकाश शुक्ल की कोई तस्वीर नहीं थी। एसटीएफ को उसकी शक्ल सूरत के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। एक गोरखपुर में शादी इसने अटेंड की थी, तो शादी में जो प्रोफेशनल वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर होते हैं उनके यहाँ गए, उसको उठा के लाए, उसको काफी उससे हम लोगों ने दबाव बनाया कि वो हमें उसकी वीडियो दे दे। पहले कैसेट चलते थे, हम उससे फोटो निकाल लेंगे। तो उसने कहा साहब हमने सब जला दी। क्यों जला दी भाई? बोले साहब ये खबर आ गई थी कि अगर फोटोग्राफ मिल गई तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस कदर इसका डर था। किसी तरह पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ल अपने एक रिश्तेदार के यहाँ एक बर्थडे पार्टी अटेंड करने आया था, जहां उसकी एक तस्वीर खींची गई थी। लकीली एक उसका बहनोई था हजरतगंज में ही, पराग डेयरी के पास। हम लोग उसके यहाँ गए तलाशी लेने के लिए। एक सूचना आई थी कि अपने बहनोई के यहाँ वो थोड़ी देर के लिए गया था। चारों तरफ से घेरा गया, मैं खुद था। तमाम कोशिशों के बाद वो बहनोई भी मिल गया। उसको काफी डराया गया, धमकाया गया, कब आया था कब नहीं आया था। इसी बीच में एक लड़की आई उनकी, और उसने कहा कि नहीं यहाँ बिल्कुल नहीं आए थे, लास्ट टाइम वो मेरे बर्थडे में आए थे, जो 6 महीना हो चुका है। तो उन्होंने कहा बर्थडे में आए थे तो फोटो? बोले हाँ अंकल फोटो है हमारे पास। वो फोटो वो ले आई, उसके पास उसकी किसी किताब में 3-4 फोटोग्राफ थी, वो ले आई। पूछा गया ये मामा हैं, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं। इतने में ही वो उसके माँ और बाप दोनों, जिसको कहते हैं ना कि फूट फूट के रोने लगे। कह रहे साहब ये देखते ही पता लग जाएगा कि बर्थडे का है साहब, हम लोग मारे जाएंगे। तो युवक भाई तुम्हारा साला है? बोले साहब वो किसी का साला नहीं, किसी का बहनोई नहीं, वो मार देगा, क्योंकि पहले भी वो सबको कहलवा चुका है कि फोटो जिसके पास मिली या फोटो जिस किसी ने पुलिस को शेयर की वो 24 घंटे के भीतर मारा जाए। मैंने एश्योर किया कि नहीं आप परेशान मत हो, ये पता नहीं लगेगा ये फोटो कहाँ की है। वहां से मैं सीधा आया हजरतगंज में, अगर आपको आइडिया हो, जहाँ आज की तारीख में कैफे कॉफी डे है, कॉर्नर पे है। वहां पर पहले फुटपाथ पे बहुत ढेर सारे चश्मे वाले, और पहले उस समय पोस्ट कार्ड चलते थे जिसमें बॉलीवुड के तमाम हीरो हीरोइन के फोटो होते थे। वहाँ वो फोटो में देख रहा था, फिर ये देख रहा था किससे वो मिलता जुलता है। उसमें मुझे सुनील शेट्टी की एक फोटोग्राफ नजर आई। उसमें से उसकी गर्दन का जो पोर्शन था उसको छोटी कैंची से निकाला, और फिर श्री प्रकाश की फोटो में वो जो गर्दन का पोर्शन था वो उसको निकाला, उसको पेस्ट किया। और उस समय कलर्ड फोटो स्टेट की एक ही दुकान थी लखनऊ में, अमर फैक्स। मैं भाग के उसके पास गया कि ऐसे तो ये पता लग जाएगा कि गर्दन दूसरे की है, धड़ दूसरे का है, और फिर वो हो सकता है दिमाग लगा के लोकेट करने की कोशिश करे। उससे कहा कि कलर्ड फोटोग्राफ एक हमको करानी है, अच्छी सी निकलनी चाहिए। उसने उसकी कलर्ड फोटोग्राफ निकाली और हम लोगों ने कहा कि उसको पासपोर्ट साइज की हमें 40-50 फोटोग्राफ उसकी निकाल दीजिए। उसने निकाल के दे दी, और देखने में बिल्कुल अब
भी अगर आप देखें बहुत बारीकी से तो उसका सिर का और धड़ का पोर्शन थोड़ा सा मिसमैच है, लेकिन फोटो बहुत परफेक्ट निकली थी। वो शाम को एसएसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस वालों को वो फोटो बांटी गई। उधर जब श्री प्रकाश शुक्ल को पता चला कि उसकी एक तस्वीर एसटीएफ के पास पहुंच चुकी है तो वो दंग रह गया। वो हर सुबह किसी न किसी से कांटेक्ट करता था कि अखबारों में क्या निकला है। बहुत जिसको कहते छपास का रोग था उसे, उसके बारे में अखबारों में क्या निकला है। इंग्लिश उसे आती नहीं थी तो एक लड़के को उसने कह रखा था कि मैं बताऊंगा किस पीसीओ पे फोन करना है या फला पीसीओ पे मैं फोन करूंगा, कोई बुलाएगा तो तुरंत आ जाना, लेकिन सवेरे अंग्रेजी का अखबार पढ़ के आना। सब उसमें उससे जब बात की तो उन्होंने बताया भैया आपकी फोटो सब अखबारों में छप गई। तो उसने कहा सवाल ही नहीं, साले फोटो कहाँ से पाएंगे हमारी। उनका नहीं भैया फोटो आप ही की है। बोले क्या पहने हुए हैं? तो उसने कहा आप जीन्स की शर्ट पहने हुए हैं, ब्लू जीन्स की। तो बोले मैंने तो कोई जीन्स की शर्ट पहनी नहीं। बोले भैया शक्ल आप ही की है, अब ये कहाँ से ले आए, कैसे ले आए? तो उसने कहा अच्छा ठीक है, ये सारे अखबारों में फोटो वाली कटिंग निकाल के एक लिफाफे में करके एक लड़के का नाम बताया उसको दे देना, हमें मिल जाएगी। तीसरे दिन फिर उसने फोन किया कि हाँ फोटो तो हमारी है, लेकिन ये फोटो कहाँ से खींची गई है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उस जमाने में मोबाइल फोनों का चलन बस शुरू ही हुआ था। शुक्ला को भी मोबाइल फोनों की लत लग गई। कहा जाता है कि एक समय में उसके पास 14 सिम कार्ड हुआ करते थे। उस समय एसटीएफ के एसएसपी और इस समय रेलवे पुलिस के महानिदेशक अरुण कुमार बताते हैं। पहले उसने जो है वो पेजर स्टार्ट किया था। मोबाइल से पहले पेजर आता था और पेजर से उसके मैसेजेस जो है वो अपने साथियों को जाते थे और उन पेजर्स के मैसेजेस को हम लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। उसके बाद फिर उसने जो है वो ये मोबाइल फोन, न सिर्फ मोबाइल फोन बल्कि एसटीडी बूथ्स का इस्तेमाल भी काफी करता था कि वो नेपाल वगैरह के एसटीडी बूथ से कॉल के कॉन्फ्रेंसिंग करता था, जिससे कि इंटरनेशनल नंबर्स जो है वो आते थे और लगता था कि ये जो है वो कोई अपराधी बाहर भारत के बाहर बैठा हुआ है। और उसके बाद मोबाइल फोन आया था और मोबाइल फोन की ट्रैकिंग की जो है फिर पहले हम लोगों ने पहली शुरुआत की थी और उसी एक सिस्टम से जो है वो हम लोगों को उसके पास तक पहुंचने में सफलता मिली। सबसे बड़ी समस्या थी कि श्री प्रकाश शुक्ल के फोन को टैप कैसे किया जाए। तब एसटीएफ ने आईआईटी में पढ़े एक शख्स की सेवाएं ली। 20 साल पहले व्हाट्सएप नहीं था, नया स्विच रूम शुरू हुआ था। E10B के एक्सचेंजेस उस समय लगे थे। उससे इतनी सहूलियत हमें मिल रही थी कि हमें जो नंबर पैरेलल पे सुनना है वो एक इंस्ट्रूमेंट लगा के हम सुनते थे। वो इंस्ट्रूमेंट भी आईआईटी कानपुर का पास आउट एक लड़का आईटीआई नैनी इलाहाबाद में काम करता था। उससे पूछा गया कि भाई हम नंबर कैसे सुन सकते हैं मोबाइल को? तो उसने कहा सब 5,000 रुपए के उसके सामान आएंगे, अगर आप कहें तो मैं बना दूंगा। छोटा सा बॉक्स उसने तैयार किया, टाइपराइटर टाइप का था। उसको लेके उस समय ये फैसिलिटी नहीं थी कि एक्सचेंज से नंबर को आपके नंबर पे ट्रांसफर कर दिया जाए और आप उसको पैरेलल पे सुनते रहें और रिकॉर्ड भी करते रहें। तो उसने ये कहा कि साहब ये आप जो नंबर आपका है स्विच के फला सेक्शन में आप इसको ले जाके दोनों पॉइंट उसमें लगा देंगे तो वो पर्टिकुलर नंबर आप उस पर सुन लेंगे और आप चाहें तो उसको रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड भी कर लेंगे। हम लोग उससे लगा के घूम के जिस एक्सचेंज का पता लगता था उससे सुनते रहते थे। इस बीच एसटीएफ को पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ल लखनऊ की हजरतगंज की जनपद मार्केट में आने वाला है। उसे पकड़ने के लिए एसटीएफ ने जाल बिछाया। हम लोग उस समय मुखबिर बेस्ड मूवमेंट करते थे लोगों की सूचना पे। तो ये सूचना आई, पहली बात तो उसके बारे में ये पता लगी कि वो कभी खुद शेव नहीं करता, शेव कराने के लिए वो कहीं न कहीं जाएगा। फिर अपने लोगों से पता करते पता ये लगा कि बॉम्बे हेयर कटिंग सैलून है जनपद में, वहाँ वो जरूर जाता है। उसके 2 लोग बाहर खड़े रहते हैं, वो भीतर जाता है, हेयर कट करा के शेव करा के चला आता है। तो इस सूचना पे हम लोग कई दिन हम लोगों ने वहाँ पर ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज की कि आसपास खड़े हुए लोगों की। अच्छा ये भी सूचना थी कि AK-47 बैग होता है क्रिकेट वाला, उसमें रख के कोई न कोई आता है। तो उस दिन भी यही सूचना थी कि सब 4 दिन से नहीं आया, अब टाइम हो रहा है, अब जरूर आएगा वो। और रैंडमली ही चेक कर रहे थे बड़े बैग वालों को उतरवा के किसमें है तो नहीं कोई इसमें AK-47 जैसी। और रैंडमली ही एक बैग लिए हुए आदमी पे हाथ डाला तो उसके हाव भाव से लगा कि AK-47 खोला गया, उसमें AK-47 निकली। उसने फायर करने की कोशिश की, रिटेलिएट किया हम लोगों ने, वो मौके पे मारा गया। और फिर आरके सिंह थोड़ा ऊंचाई पे खड़ा, उसने ये देख लिया कि हमने एक आदमी को हम लोगों ने पकड़ा है और बाकी उसके साथ लगभग 3 आदमी थे, वो पीछे की तरफ दौड़ के भाग रहे हैं। उनका पीछा किया, कार में उसका पैर उलझ गया, गिर गया, फिर उसकी पिस्टल छीन के और उसके सिर पे इन लोगों ने 9 गोलियां मारी थी। सितंबर 1998 में एसटीएफ के हाथों एक बड़ा सुराग मिला। एसटीएफ के प्रमुख अजय राज शर्मा अपने लखनऊ निवास में रात का भोजन कर रहे थे, तभी उनके फोन की घंटी बजी। हमारे एक दोस्त थे जो लखनऊ मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनको मैं अच्छी तरह जानता था। तो उनके पास ये गए होटलियर, उनके दोस्त थे, लगे रोने। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप रो क्यों रहे इतना?
उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी भाषा सुनी ही नहीं आज तक जो मैंने अभी सुनी है, और जो मुझे धमकियां दी गई हैं ऐसी चीज। अच्छा, वो शरीफ आदमी, उनसे कोई लेना देना नहीं किसी गाली गलौज धमकी से। तो मैं घबरा गया हूँ, मैं समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। डॉक्टर साहब ने कहा मैं जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं उनको जानता हूँ, मैं अभी लेके चल रहा हूँ उनके घर पे। तो उन्होंने मेरे से कहा मैं आ जाऊँ। मैंने कहा कि आज सुबह को आए तो ज्यादा अच्छा, अब तो रात हो रही है। नहीं, मुझे अभी बात आपसे करनी है। मैंने ठीक, आ गए, बात ही। उन्होंने कहा साहब उसने मुझे फोन किया, मैंने फोन उठाया और लगा माँ बहन की गाली देने मुझे, और कहने लगे साले तेने इतनी बिल्डिंग बना ली और हमें भूल गया, हमारा कोई हिस्सा नहीं उसमें। उसने कहा कि आप कौन है? कहने लगे कि मेरा नाम नहीं सुना तेने, आके समझाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तो उसने बताया मैं श्री प्रकाश बोल रहा हूँ, और देखो जितना तुमने कमाया है उसका 10% जोड़ लो और 2-3 दिन में मेरे पास पहुंचा दो। तो उसने बहुत बिल्डिंग बनाई थी, उसका 10% भी बहुत बेड था। उसने कहा मैं कल को फिर फोन करूंगा। तो मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा हो गया कि कल को आपसे बात करेगा वो। अजय राज शर्मा ने होटल के मालिक से अनुरोध किया कि अगले दिन जब श्री प्रकाश शुक्ल का फोन आए तो वो बातचीत को लंबा करने की कोशिश करें। देखिए साहब, ज्यादा से ज्यादा मैं तुमसे 1 मिनट ही बात करना चाहता। मैंने कहा मगर आपको कल करना पड़ेगा। तो हमने कहा वो मान लीजिए आपसे कहे कि आपको 1 करोड़ रुपया देना है, तो आप कहिए मैं नहीं दे सकता, मेरे पास है ही नहीं इतना। तो करते करते उससे बार्गेनिंग करिए, 80 लाख 70 लाख करते हुए अब टाइम देते जाइए। करते करते बहरहाल हमको ये मालूम हो गया कि ये नंबर इसका ये है। तो उसने दिल्ली वर्ड यूज कर दिया कि आज मैं दिल्ली में हूँ या कुछ इस तरह की बात, और मैं परसों को आऊंगा तो रुपया तैयार रखना। तो हमने तुरंत यहाँ के सीनियर जो टेलीफोन के ऑफिसर्स हैं उनको ताल्लुक किया। हमने कहा इमरजेंसी है, ये नंबर है, इसको आप जरा सा ट्रेस आउट करिए कि कहाँ से बोल रहा है। तो उसने बताया कि ये वसंत कुंज के पास कोई जगह है जहाँ से बोल रहा है। तो मैंने तुरंत अरुण कुमार से कहा कि आप लीजिए अपनी इसकी टीम जो श्री प्रकाश शुक्ला वाली है, और अभी आप रवाना हो दिल्ली के लिए। अरुण कुमार तुरंत दिल्ली पहुंचे और उनकी टीम भी अपनी टाटा सुमो से दिल्ली पहुंच गई। उन्होंने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से संपर्क कर उसकी मदद ली और शुक्ला के फोन को फिर से सुना जाने लगा। एसटीएफ के सदस्य और इस समय बरेली रेंज के डीआईजी राजेश पांडे बताते हैं, गोरखपुर की एक लड़की से उसकी बात हो रही थी। उसका फोन गोरखपुर में उसके नंबर पे है। जैसे पता लगा कि उस लड़की से उसका नंबर लैंडलाइन का वहां के डीआईजी ने लगवा रखा, तो उन्होंने बताया साहब इस नंबर से फोन आया। इसी बीच में आरिफ बिल्डर्स, उनको उसने फोन करना शुरू किया। वो घबरा गए। पहले तो ये हुआ कि साहब ये वो आदमी है कि दूसरे लोग फोन कर देते हैं श्री प्रकाश के नाम से। फिर चूंकि मैं नंबर सुनता था, नंबर लगाता था, ये सारा काम टेक्निकली मैं करता था, तो मुझे फिर भेजा गया उनके पास कि आप चेक करके बताइए। खैर वो श्री प्रकाश ही था, कंफर्म हो गया। उस नंबर की भी लोकेशन दिल्ली आई। हम लोग सब लोग पहुंच गए दिल्ली में ही, वहाँ जहाँ आजाद मंडी है उसी के पास एक छोटे से होटल में मैं, अरुण कुमार साहब, पूरी टीम 12-13 लोग थे, सब लोग वहीं पर टिक गए। इसी बीच नवरात्र आ गया। 21 तारीख को नवरात्र का दूसरा दिन। मैं नवरात्र के 9 दिन व्रत रहता हूँ, और पहले दिन और लास्ट डे अरुण कुमार साहब भी रहते हैं, बहुत ही धार्मिक आदमी है। पहले दिन शाम को उसने फोन किया, हरिशंकर तिवारी जी। हम लोगों का इंटरेस्ट केवल नंबर में था, बहुत धमकाया उनको, बहुत वो गिड़गिड़ाए। तो वो नंबर ट्रैक होते होते ग्रेटर कैलाश के एक पीसीओ का आया। वहां से ग्रेटर कैलाश बहुत दूर था और कॉल भी बहुत लंबी नहीं थी, 10-12 मिनट की थी, हम पहुंच नहीं सकते थे। फिर बातचीत में ये पता लगा कि ये 22 तारीख को इसे जाना है, इसने एयरलाइन का टिकट बुक करा रखा है। 22 सितंबर 1998 की सुबह 3:30 बजे एसटीएफ के लोग दिल्ली हवाई अड्डे पर पोजीशन लेकर श्री प्रकाश शुक्ल का इंतजार करने लगे। सुबह 5:45 पर फ्लाइट को टेक ऑफ करना था। तो हमने कहा इससे अच्छी तो इन्फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एयरपोर्ट के अंदर एंटर करेगा, वहां से फिस्किंग होगी, कोई लेके वेपन जा नहीं सकता अंदर, तो निहत्था पकड़ लेंगे उसको। तो हमने अपने आदमी और उन्होंने अपने आदमी एयरपोर्ट पुलिस से बात करके सब सादे में लगा दिए। सब लोग अपनी जगह पे 5 बजे नियुक्त हो गए। लोग आ जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि श्री प्रकाश शुक्ला की शक्ल का, सूरत का तो आदमी कोई अभी तक गया नहीं है, और सब फ्लाइट भर गई। कहने लगे साहब सिक्योरिटी चेक सबका हो गया है और फ्लाइट जाने के लिए तैयार है। उसमें एक जगह खाली है, बाकी सारे पैसेंजर आ गए। तो हमने कहा जल्दी से पता करो वो जगह जो खाली है वो किस पैसेंजर की है। तो उन्होंने जो नाम बताया वो श्री प्रकाश शुक्ला का नहीं था, वो तो किसी और का था, क्योंकि उसने फर्जी नाम से लिया। बहरहाल फ्लाइट चली गई और श्री प्रकाश शुक्ला गया नहीं। तो हमने कहा फिर वॉच करो, फिर ट्रैक करो। फिर से बात की अपनी गर्लफ्रेंड से गोरखपुर कि भाई वो तो फ्लाइट ही चली गई, मैं रात में कुछ किसी से जरूरी बात करनी थी, करता रह गया और मैं सो गया, और मुझे 5 बजे सुबह पहुंचना था एयरपोर्ट, मैं पहुंच नहीं पाया। उन्होंने कहा नहीं, मैं अब कल की फ्लाइट से आऊंगा, आज नहीं कल को आऊंगा। आज मेरा कुछ काम है गाजियाबाद में,
तय हुआ कि श्री प्रकाश शुक्ल के फोन को फिर सुना जाएगा। उसने होटल के मालिक आरिफ को लखनऊ फोन मिलाया। फिर उसकी बात उस होटेलियर से शुरू हुई, आरिफ मियां से। एक्चुअली वो बात नहीं करते थे, वो डर गए थे, उनका साहब हम तो बात नहीं कर पाएंगे। तो फजलुर रहमान करके हमारा हेड कांस्टेबल था, तो सारे फोन वो अटेंड करता था और श्री प्रकाश को ये लगता था कि ये आरिफ मियां बात कर रहे हैं। फिर कॉल आई लखनऊ हेडक्वार्टर में, हमारे साथी डीएसपी थे उमेश सिंह, उन्होंने बताया इस नंबर से, नंबर दोनों एक ही हो गए। और उनको वहां सामने कहा, उनसे हम लोगों ने पूछा कि सर ऐसा है, एक कॉल की है, दूसरी कर रहा है, ये हो सकता है और भी कॉल करे। तो 1 मिनट जाके हम लोग उसे पीछे वाले से पूछ तो सकते ही हैं कि क्या शक्ल थी। पहले हल्ला ये था कि साहब उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है, फिर हल्ला ये था कि साहब फ्रेंच कट दाढ़ी बनवा ली है, फिर ये हल्ला था कि बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी है, काला चश्मा लगा लेता है, पहचान में नहीं आता है। तो इस गरज से हम लोग वहां से अपने होटल से सीधे निकले उस एड्रेस के लिए जहां वो पीसीओ था। हम लोग पहुंच गए ग्रेटर कैलाश 2 में, बहुत ही पॉश लोकेलिटी में वो पीसीओ था। वहां पहुंचने पे ये पता लगा कि अभी अभी निकला है। उन्होंने पूरी शक्ल, सूरत, हुलिया ये सब बताया। उसने बताया कि सब ब्लू रंग की सीलो थी, इस पे चढ़ के इस तरफ गए हैं ये लोग। तो उनको वहां से पूछा गया, उनका मैं भी आ रहा हूँ, जिस तरफ बता रहे हैं एक बार ट्राई करो, कि हो सकता है नीले रंग की सीलो आपको दिख जाए। थोड़ा दूर आगे जाने पे क्रॉसिंग पे हम लोग खड़े हुए, आगे हम लोगों को वो दिखाई पड़ गई। शुक्ला की नीली सीएलओ कार का पीछा किया जाने लगा। उसकी कार का नंबर था HR 26G73। असल में ये नंबर नकली था और एक स्कूटर को अलॉट किया गया था। श्री प्रकाश खुद कार चला रहा था, उसके साथ उसके साथी अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी बैठे हुए थे। जब शुक्ल की कार NH 24 पर चलती हुई इंदिरापुरम के पास पहुंची